प्यारे बच्चों, आज हम वहाँ से शुरुआत करते हैं जहाँ पिछली वीडियो ख़त्म हुई थी। हम जैसे कि संख्या पद्धति पहले चैप्टर को पढ़ रहे हैं, तो आज हमारी प्रश्नावली 1.2 शुरू होती है। इस प्रश्नावली को शुरू करने से पहले मैं एक बार आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने नोटबुक तो बनाई रखी होगी, उसमें प्रॉपर तरीके से काम कर रहे होंगे, लेकिन टेक्स्ट बुक भी आप खरीद लें। टेक्स्ट बुक आपके पास होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस प्रश्नावली में जिस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप देखेंगे, उस सॉल्यूशन को देखने से पहले आपके पास सामने एक किताब रखी होनी चाहिए। उसमें उस प्रश्न को अच्छे से पढ़ लें, समझ लें, तभी सॉल्यूशन ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। हालांकि मैं जिस क्वेश्चन का यहाँ पे सॉल्यूशन करूँगा उसका प्रश्न भी मैं उसी समय डालूँगा वीडियो में, वो इमेज थंबनेल के रूप में, जो थोड़ी देर के लिए आपको दिखेगा। और किताब भी डाल रखी है मैंने, सारी कक्षाओं की क्लासें व्हाट्सएप ग्रुप में डाल रखी हैं पीडीएफ के रूप में, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। लेकिन ये इतना बेहतर विकल्प साबित नहीं होगा, क्योंकि हमेशा आपके पास फ़ोन वगैरह नहीं रहेगा, क्योंकि आप बच्चे हो अभी, तो इसलिए किताब होना बहुत ज़रूरी है आपके पास। तो जैसा मैं कक्षा में कहते आता हूँ, पहले भी कहा है मैंने बहुत बार, तो इस बात को आप समझ लीजिए। तो अब हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.2। हर एक नई वीडियो आने से पहले, इतना आप समझ लें, हर एक नई वीडियो आने से पहले पहली वाली वीडियो में जो पढ़ा है, जो सीखा है, वो अच्छी तरह समझ में आ जाना चाहिए और उसके होमवर्क होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि आप वीडियो को डाल दें और आज की वीडियो को 1 महीने बाद देख रहे हैं। रेगुलरली काम, जैसे मैं क्लास में भी कहता था, रेगुलर क्लास में रेगुलर पढ़ाई यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, सभी विषय में ज़रूरी है, मैथमेटिक्स में तो बहुत ज़रूरी है, रेगुलर पढ़ना है। ठीक है, तो तभी आपको रेगुलर अपनी समस्या पता लगेगी, और समस्याओं के समाधान हेतु आप अलग से, मेरा नंबर है, मुझसे और संपर्क कर सकते हैं। समस्याओं जब पढ़ेंगे तभी समस्याएं भी आपको पता लगेंगी। ठीक है, तो अब आते हैं प्रश्नावली 1.2। पहला प्रश्न इसमें है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो इसमें 3 विकल्प हैं। से पहला विकल्प है, प्रत्येक, हमें सत्य असत्य बताना है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, तो जैसे कि हमने परसों बताया था पिछली वीडियो में कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। तो अपरिमेय संख्या तो वास्तविक में भी होंगी, जैसे मैंने एग्जाम्पल से दिया था, एक व्यवहारिक उदाहरण से मैंने दिया था कि छोटा बैग बड़े बैग में आता है, परंतु बड़ा बैग छोटे बैग में नहीं आता। यानी जो क्योंकि अपरिमेय और परिमेय पहले आती हैं, वास्तविक बाद में आती हैं, तो सारे परिमेय अपरिमेय वास्तविक में काउंटर तो होंगी। तो इसको, इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर सही होगा। और इसके साथ साथ इसके तो तीसरा पार्ट है, उसका भी आंसर आप समझ लीजिए। देखो, वो उसका ठीक इसका कन्वर्स है, ठीक इसका उल्टा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। देखिए, वो है, तो वो कह रहा है प्रत्येक वास्तविक अपरिमेय होती है। मैंने कहा था ना, जैसे उसमें मैंने पूर्ण में बताया था कि प्रत्येक पूर्ण संख्या तो पूर्णांक संख्या है, क्योंकि पूर्ण के बाद पूर्णांक आती है ना, पूर्ण पूर्णांक में भी शामिल है। लेकिन प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण नहीं होगी, क्योंकि वो पूर्णांक बाद में आती है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा संख्याएं भी होती हैं, तो वो पूर्ण में नहीं होंगी, जैसे निगेटिव संख्याएं हैं। तो ऐसे ये भी हो गया, प्रत्येक वास्तविक, जैसे जो तीसरे वाले का आंसर है कि प्रत्येक वास्तविक अपरिमेय होगी, वो गलत हो गया। क्यों? क्योंकि वास्तविक में परिमेय भी होंगी, तो वो तो असत्य हो जाएगा। लेकिन ये पहला वाला पार्ट जो है, ये सत्य हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक अपरिमेय वास्तविक संख्या होती है। तो पहला और तीसरा मैंने एक साथ ही करा दिया। और लिखने का तरीका यह है, आप इसको इसी तरीके से लिखेंगे, प्रॉपर तरीके से, तभी मैं प्रॉपर तरीके से इसमें नोट करवाता हूँ। यही इसलिए मेरा ये तरीका है कि ताकि आप प्रॉपर तरीके से काम को नोट भी करें, समझे भी, और प्रॉपर तरीके से नोट भी करें। सत्य, क्योंकि पहले में आपने सत्य लिखना है, क्योंकि सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह वास्तविक संख्याएं होती हैं। ठीक है, परिमेय अपरिमेय मिला के वास्तविक हो, तो अपरिमेय तो वास्तविक में आएंगी। और तीसरे में असत्य, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में अपरिमेय संख्याएं भी होती हैं। मैंने कहा ना, क्योंकि बड़ा बैग छोटे में नहीं आ सकता है, उसमें हम प्रत्येक वास्तविक को अपरिमेय नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उसमें कुछ एक्स्ट्रा संख्याएं भी होंगी। ठीक है, समझ लीजिए इस चीज़ को। और अब इसका सेकंड पार्ट जो है, सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु
अंडर रूट एम के रूप का होता है, जहाँ एम एक प्राकृत संख्या है। यानी इसके कहने का मतलब है, देखो सत्य असत्य क्या होते हैं, सत्य असत्य में हम जो स्टेटमेंट दिया होता है, जो कथन दिया होता है, उसकी जांच करते हैं। अगर वो सही बात कह रहा है तो सत्य, गलत बात कह रहा है तो असत्य। तो आप इस कथन को देखिए जरा, ये कथन ऐसा है कि अंडर रूट एम प्रकार की संख्याएं ही होती हैं, केवल प्रत्येक बिंदु अंडर रूट एम प्रकार का होता है। अब आप, और जहां एम क्या होना चाहिए, प्राकृत। यानी इसके हिसाब से अगर माना जाए तो क्या संख्या रेखा में केवल अंडर रूट 2 के बाद अंडर रूट 3 ही होगा। अंडर रूट 2 और अंडर रूट, क्योंकि 2 के बाद 3 ही आता है प्राकृत में, तो अंडर रूट और तो प्राकृत वो संख्या रेखा पर अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 ही होने चाहिए, उसके बीच में कोई संख्या ही नहीं होनी चाहिए। अब आप इधर देखिए मैंने आपको एक हिंट दिया है यहाँ पर, रफ हिंट में हर बार देता हूँ। तो जो अंडर रूट 2 की वैल्यू होती है, जो अंडर रूट 2, हालांकि अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 का मान इतना ही नहीं होता है, ये मैंने कहा था। जैसे अपरिमेय होती है तो इनका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है, अनुसानी अनावर्ती, अशांत अनावर्ती भी कहते हैं। तो अंडर रूट 2 इक्वल टू 1.414, हालांकि जो भी है मतलब इतना समझिए कि 1.4 समथिंग है। तो अंडर रूट 3 1.7 समथिंग है। तो यार 1.4 के और 1.7 के बीच में कुछ और संख्याएं भी तो होंगी ना, 1.5, 1.56, 1.65, इस टाइप की कई कुछ और संख्याएं तो होंगी, ये कहाँ जाएंगी। लेकिन अगर इसकी बात को सच मान लिया जाए तो वो कह रहा है कि सारे अंडर रूट एम प्रकार की होती हैं। तो अंडर रूट एम की बात माने तो तब तो अंडर रूट 2 के बाद केवल अंडर रूट 3 ही आना चाहिए, यानी 1/4 के बाद 1/7 वाली टाइप की संख्या आनी चाहिए। तो इसके बीच में और ये तो असंख्य संख्याएं होती हैं। अभी आप ये 5 वाले को, ये 5 6 को तो जाने की जरूरत नहीं है। 5.56 से बना जाऊं 512 5121, इसके पीछे कितने बढ़ा दूं, यही से अनंत संख्या निकल जाती है। ठीक है, जैसे 2 परिमेय, हमने एक बार बात की, जिसमें 2 परिमेय संख्याओं के बीच में असंख्य परिमेय संख्या हो सकती हैं, ऐसी असंख्य अपरिमेय संख्या हो सकती हैं। ऐसी 2 अपरिमेय संख्याओं के बीच में भी असंख्य परिमेय असंख्य अपरिमेय संख्याएं हो सकती हैं। ठीक है, तो इसकी बात, इसका मतलब भी गलत हो गई है। ठीक है, तो आप ये देख लीजिए। तो इसका कथन हमने लिख दिया असत्य, क्योंकि जैसे कि अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 के बीच में अनंत संख्याएं होती हैं, वही वाली बात होगी ना, 2 अपरिमेय संख्याओं में अनंत संख्याएं होती हैं, और जो कि अंडर रूट एम के प्रकार की नहीं होती। जैसे अब ये देखिए 1.56, भाई अंडर रूट एम के प्रकार का तो केवल अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 लिखा जा रहा है, लेकिन 1.56 तो किसी का अंडर रूट के रूप में लिखा नहीं जा रहा ना, अंडर रूट एम के रूप में। हालांकि ये किसी का अंडर रूट होगा, लेकिन अंडर रूट एम टाइप का नहीं होगा, क्योंकि एम को प्राकृत भी रखना है ना, प्राकृत तो केवल इसी को रख के हो सकता है ना, ये 1.4 वाले को और ये 1.7 वाले को। तो इसलिए इसका कथन गलत हो गया। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। समझ लीजिए इस चीज को, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो आप देख लीजिए धनात्मक संख्याओं के वर्गमूल, जैसे अभी अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 की बात हो रही थी, तो उसके वर्गमूल तो अपरिमेय है। ठीक हो गया, अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 जैसे मैंने बताया था, लेकिन पहले भी कि लेकिन जो परफेक्ट स्क्वायर रूट होते हैं, जैसे अंडर रूट 4 अंडर रूट 9, वो तो परिमेय होते हैं ना, ये हमने बताया था भाई। अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 अंडर रूट 5 है ना, जो इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट होते हैं। ठीक है, जो पूर्ण वर्गमूल संख्याएं नहीं होती, हमने पिछली बार भी परिमेय अपरिमेय में रखा था इनको। ठीक है, तो वहीं पर हमने बताया था जो परफेक्ट स्क्वायर रूट होते हैं वो तो वर्गमूलों के, अंडर रूट 4 का मान तो 2 निकलेगा, बल्कि अंडर रूट 4 क्या, अंडर रूट 4/9 भी होता तो ऊपर नीचे वर्गमूल करके उसका मान 2/3 आता, वो भी परिमेय संख्या होती। तो इसलिए कहने का, इसलिए सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। ठीक है, क्योंकि परिमेय भी होते हैं और अपरिमेय भी होंगे। और हाँ, परिमेय और अपरिमेय दोनों ही होंगे। मैंने ये परसों हमने जब वही तभी तो वही वास्तविक संख्या की बात कर रही थी, क्योंकि वास्तविक संख्या वो होती है जिनको वर्ग करके धनात्मक मिलती हैं, और उसमें परिमेय भी होंगी अपरिमेय भी होंगी। और परिमेय अपरिमेय में ऋणात्मक धनात्मक की तो हम बात ही नहीं हो रही, वो क्योंकि धनात्मक ऋणात्मक दोनों ही, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो परिमेय और अपरिमेय होंगी, केवल परिमेय और परिमेय अपरिमेय होंगी, और उनको वर्ग करके धनात्मक आएगा। तो यानी जब वर्ग करके धनात्मक आता है तो धनात्मक परिमेय अपरिमेय दोनों से, तो वर्गमूल करके धनात्मक संख्याओं से परिमेय संख्या भी मिलेगी। जैसे अंडर रूट 4 का वर्गमूल 2 आ गया, 2 जो कि एक परिमेय संख्या है। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3, दिखाइए कि संख्या रेखा पर अंडर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जाता है। ठीक है, तो इसका एक तरीका है, आप देखिए। तो क्या करना है आपने, ये कि रचना की प्रोसेस है, इसको अच्छी तरह समझ लीजिए और इसके लिखने का तरीका भी समझ लीजिए। ठीक है, तो
√5 को दिखाने के लिए तो आपके दिमाग में एक पाइथागोरस प्रमेय का कंसेप्ट होना चाहिए। ये देखिए जो छोटा सा मैंने इसमें बीच में डाला है कि 5 क्या होता है, 2 का वर्ग धन 1 का वर्ग, तो 2 दूनी 4। अगर हम कोई एक ऐसा समकोण त्रिभुज बनाएं जिसका आधार 2 बना दें और हर इसका नहीं आधार इसका 2 बना दें और लंब इसका 1 बना दें, तो आधार इसका 2 है और अंश लंब इसका अगर 1 है और समकोण त्रिभुज है, तो आपको पता है इसके कर्ण का वर्ग, इसके आधार के वर्ग और लंब का वर्ग करके जो आएगा, ठीक है, उनको जोड़ने के बाद जो आएगा उसका √, यानी इसका वर्ग इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा, है नहीं। यानी इसका वर्ग और इसका वर्ग करेंगे फिर जोड़ देंगे तो 2 का वर्ग 4 हो गया, 1 का वर्ग 5 हो गया, 1 का वर्ग 1 हो गया और दोनों के वर्गों को अगर जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा। तो वो 5 अकेला किसके वर्ग के बराबर होगा, इस भुजा के बराबर के वर्ग, एक कर्ण के वर्ग के बराबर होगा। तो जब इसका अकेला वर्ग इन दोनों के वर्गों के योग के बराबर है तो वो 5 आ गया, 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1, 5 और तो ये इसका वर्ग अगर 5 के बराबर है तो ये संख्या 5 के वर्गमूल के बराबर होगी, क्योंकि ये इसका वर्ग अगर 5 है तो संख्या 5 का वर्गमूल √5, ठीक है। यहाँ 9 है तो 9 का वर्गमूल तो 3 हो गया, 16 का 4 हो गया, लेकिन जिसका नहीं निकल रहा 5 का वर्गमूल √5, 3 का वर्गमूल √3, ठीक है। वैसे 4 के वर्गमूल को हम 2 भी कह सकते हैं, √4 भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार ये कंसेप्ट हम यहाँ पर यूज करा जाता है इसमें, ठीक है। तो अब ये देखिए करना क्या है, तो इसमें देखिए तो एक क्षैतिज रेखा हमने x'(OX) खींची जिसमें बिंदु O संख्या रेखा के बिंदु 0 को निरूपित करता है। तो हम क्या करते हैं इसमें, यही 2 वाला पहले आप फिगर समझ लीजिए, लिखना आराम से आ जाएगा, ठीक है। एक रेखा खींचते हैं, सरल रेखा, ठीक है। ये एक कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। एक सीधी रेखा खींचिए, रेखा है तो इसलिए इसमें दोनों साइड तीर हैं इसमें, क्योंकि इसको कोई अंत्य बिंदु नहीं है। अब हमने इसमें एक बिंदु O अंकित कर लिया, देखो वो अंकित कर लिया और इस O को माना कि ये जीरो को दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से जैसे कंसेप्ट वही है कि हमने 2 इकाई दिखानी है, तो यहाँ की 2 इकाई है, ये मैंने 2 लिया है, ये मैंने 1 लिया है। अब आप कहेंगे कि 2 इकाई क्यों लिखा, सेंटीमीटर मिलीमीटर क्यों नहीं कहा, ये इकाई है, एक यूनिट है, ठीक है। आप ऐसा कर सकते हैं अपने स्केल में, आप जैसे O से लेकर A तक हमने 1 माना है तो A से लेकर B तक 2 माना है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरा 2 इकाई है, यहाँ से लेकर मेरा 1 है, तभी तो वो 2 और का 4 और 1 वाला नियम लगेगा, है नहीं। तो अब वो 2 इकाई के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, यानी 1 के बराबर में स्केल में तो सेंटीमीटर नापता है ना, सेंटीमीटर इंच नापता है। तो ये तरीका है, इकाई कहने का मतलब है कि एक फिक्स कोई यूनिट रखनी है, आप 2-2 रख लो, 3-3 रख लो। देखो रखने को आप 1 इकाई के बराबर 1 सेंटीमीटर भी रख सकते हो, लेकिन अगर 1 सेंटीमीटर रखोगे, 1 सेंटीमीटर ये 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर होगा, तो 2 सेंटीमीटर बहुत छोटा होता है, ऊपर को तो 1 सेंटीमीटर और छोटा होता है, ठीक है। तो बाद में जब चाप काटना होता है, 1 सेंटीमीटर का चाप काटना, क्योंकि बाद में भी इसमें 1 सेंटीमीटर के ऊपर 1 इकाई का चाप काटना है, तो 1 सेंटीमीटर का चाप काटना कठिन होता है। तो क्यों ना हमको तो उसका इकाई रखनी है ना, तो हम 2 सेंटीमीटर बराबर अगर 1 इकाई रख दें, तो जैसे हमको अगर 1 के लिए 1, 2 के लिए 2 न रखें तो 1 के लिए 2 रख दें, तो 2 के लिए 4 सेंटीमीटर में, क्योंकि स्केल में सेंटीमीटर नाप रहे हैं, दिखाना हमको इकाई में है। तो यानी कहने का मतलब है हम 1 इकाई बराबर 2 सेंटीमीटर रख दें, तो जहाँ से जिसको हम 1 कह रहे हैं O से लेकर 1 तक, वहाँ तक हमारे 2 सेंटीमीटर हो गए, और जिसको हम B कह रहे हैं O से लेकर B तक हमारे 4 सेंटीमीटर हो गए। तो लेकिन लिखने में उसको 1 और 2 लिखा जाएगा। ऐसे ही ऊपर को दिखाते समय हम 2 सेंटीमीटर दिखाएंगे तो होगा वो 1 इकाई, ठीक है। और बल्कि मैंने तो 2 और 4, मैंने तो 2 बराबर 1 और 4 बराबर 2 भी नहीं कर रखा है, मैंने तो 4 बराबर 1 और 8 बराबर 2, क्योंकि बोर्ड में इसमें बड़ा दिखाना होता है, तो मैंने बिल्कुल नाप के बनाया है ये। तो मैंने ऊपर को 4 बराबर 1 लिया, जैसे यहाँ से मेरा O से लेकर ये 4 सेंटीमीटर के बराबर है, ये 4, यानी मेरा तो 8 सेंटीमीटर 2 के बराबर है। आप 6-3 का ले लो, ठीक है, क्योंकि बहुत छोटा चाप काटा नहीं जाता है। यही कंसेप्ट अभी हम आगे बड़ी मेथड करेंगे, उसमें भी आपने सीखना है, ठीक है, वही कंसेप्ट। तो ये समझ लीजिए, तो 1 इकाई क्या मतलब होता है, 2 इकाई क्या होता है, समझ गए। जैसे हम पिक्टोग्राफ छोटे कक्षा में पढ़ते थे, एक कंपनी एक दिन में अगर 500 कारें बनाती है, तो आप वहाँ पर 100 कार बराबर एक जैसे पिक्टोग्राफ से एक आपने बॉल जैसी दिखा दी, ठीक है, तो 500 कारों के लिए 5, जो ऐसे यहाँ पर तो 2 का स्केल हो गया। वह भी बार ग्राफ वगैरह हमने डेटा हैंडलिंग ये उसमें आंकड़ों का निरूपण में अच्छी तरह आपको सिखा रखा है ना, कितने तरीके से हम उसको दिखाते हैं, डेटा को हम दिखाते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसलिए हम ये तो इकाई ये चीज़ है। तो वहाँ पर हमने यहाँ पर ये समझ लिए कि हमने 2 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई रख ली है।
तो यही यहाँ पर लिखा। ये पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है, ये समझिए तो इसके बाद अपने आप ही लिखा समझ में आ जाएगा। हाँ, पहले मैं चलो इसी चित्र को पूरा समझा दूँ। तो ओ से लेकर बी तक क्या है आपकी 2 इकाई है, बी से लेकर यहाँ तक 1 इकाई है। ठीक है, अगर आपने ये 6 लिया होगा तो ऊपर 3 होगा, ये 4 लिया होगा तो ऊपर को 2 होगा। ठीक है, जैसे मैंने 8 लिया, मेरा ऊपर को 4, मैंने कहा ना मेरा 4 बराबर 1 है। तो जब ये 2 और 1 नियम तो उसी में लगेगा ना। तो ये देखिए 2 का वर्ग और 1 का वर्ग करके क्या होगा, ओ सी का वर्ग। ये जो ओ से लेकर सी का वर्ग है वो इसका वर्ग धन इसका वर्ग होगा। तो 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1, तो 4 और 1 5, तो उसी का वर्ग अगर 5 हो गया तो उसी बराबर √5। तो इसको 2 और 1 दिखाऊंगा तो इसको √5 दिखा सकता हूँ। यानी √5 कौन सी लंबाई निकली, इस ओ से लेकर सी तक की लंबाई निकली। अब जब मेरे को ओ सी की लंबाई √5 मिल गई है, तो जैसे हमने पिछली कक्षा में चाप लेना सीखा है, स्केल में अगर हमें 5 सेंटीमीटर का कोई चाप खींचना है कहीं पर भी, हमने तो बहुत सी रचना सीखी है। ठीक है, कक्षा 6 क्लास में ही हम सारे पटरी प्रकार से एंगल कोण बनाना सीख चुके हैं। ठीक है, हाँ एक बात और है, ये यहाँ पर ये रचना कैसे करेंगे। जब मैंने यहाँ पर 2 सेंटीमीटर की यहाँ से यहाँ तक ये 2 इकाई खींच लिया, तो यहाँ पर एक 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। हम पटरी प्रकार से कोण बनते हैं, वैसे हमने आपको कक्षा 6 क्लास में सारे कोण बनाना सिखा रखे हैं, 7th 8th में तो बहुत सीखा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा सीख लिया है आगे। लेकिन यहाँ पर आप इस कोण को केवल 90 डिग्री से बना, उसके प्रोटेक्टर ज़्यादा से बना लेंगे। तो 2 इकाई अंकित कर लिया आपने, मैंने बता दिया कैसे अंकित करेंगे। एक लाइन रेखा खींची, ठीक है, यहाँ पर ओ बिंदु अंकित किया, तो 1 सेंटीमीटर मतलब 1 इकाई के बाद ये हो गया, 2 इकाई के बाद ये हो गया। ठीक है, और उसमें एक 90 यहाँ पर वो चांदे का वो बिंदु रख के इसमें आप चांदे से 90 डिग्री का कोण बनाना, ये तो प्राइमरी क्लास की बात है। ठीक है, तो 90 का कोण बनाते हुए कोई एक किरण खींची, किरण होता है ना उसे किरण बोलते हैं। रेखा तो सभी को रेखा बोल देते हैं, लेकिन मैंने आपको एक रेखा के बारे में बताया है, एक किरण के बारे में बताया, एक रेखाखंड के बारे में बताया है। ठीक है, तो एक रेखा समझ लीजिए सिंपली, वैसे किरण है ये। तो खींची, तो उसमें उस खींची हुई किरण में 1 सेंटीमीटर काटे, क्योंकि ऊपर को हमने 1 बनाना है ना, मतलब कोण पहले बनेगा, कोण वाली रेखा पहले लाइन पहले बन गई, तो उसमें फिर क्या हुआ, उसमें 90 डिग्री का नहीं, उसमें 1 इकाई काटना है ना, वो 1 इकाई हमारा अगर 2 के बराबर है, तो उसमें हमने क्या किया ये, तो हम यहाँ से देखो, यहाँ से हमने एक इकाई, जैसे मेरे ये 1 है ना, यहाँ से यहाँ तक 1 है, तो यहाँ से 1 का वही इकाई मेरे 1 इसमें ऊपर काट दी। 2 तो ये है 90, फिर इस पॉइंट पर बी पॉइंट पर लिखा है यहाँ पर पूरा, इससे भी आपको पूरा समझ में आएगा। ठीक है, पहले मैं ये समझ लूँ तो आपको लिखा बाद में समझ में आ जाएगा, नहीं तो लिखा मैं रटवा नहीं रहा हूँ। ठीक है, लिखने का तरीका भी वैसे ही है, बिल्कुल वही लिखना। ठीक है, तो बी पर 90 डिग्री का कोण बनाया, तो उसमें एक इकाई काट दिया, तो वो बिंदु सी हो गया। तो सी हो गया, तो ओ से लेकर सी को मिलाएंगे तो √5 हो, तो हम पहले समझ चुके हैं कि √5 होता है। तो ओ से लेकर सी तक की दूरी अगर √5 हो गई है, तो अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ, केवल ओ सी को हमको √5 निकालना है, काफ़ी नहीं, हमको तो √5 को संख्या रेखा पर दिखाना है। संख्या रेखा कौन सी है, यही वाली लाइन जो पूरी सबसे पहले हमने खींची है, इसी पर सारे संख्याएं दिखाई जाएंगी। तो जो अभी ओ सी के बराबर लंबाई के चाप हम क्या कर लेंगे, इसमें इधर काटेंगे, ऐसे काटेंगे, तो कोई ये जो चाप है ऐसे काटेंगे तो वो डी के बराबर होगा। जैसे हमको नापना है भाई, हम कहीं पर 5 सेंटीमीटर का चाप पहले 5 सेंटीमीटर स्केल में रख के स्केल में नापते हैं, तो कहीं पर फिर कहीं पर काट लेते हैं, तो यहाँ पर हमको √5 इसी में मिलेगा। ये नीचे भी हमने और अभी एक्टिविटीज़ हैं, उसमें भी और क्वेश्चन है, उसमें भी हमने यही काम किया है। तो पहले हमको लंबाई मिल जाएगी पाइथागोरस में से, फिर उस लंबाई के बराबर चाप इसी रेखा में काट देंगे, यानी और क्योंकि यानी जब यहाँ से यहाँ तक √5 है, तो यहाँ से यहाँ तक भी तो √5 होगा, और ये 0 है, तो 0 से लेकर √5 वाला पॉइंट √5 ही तो हुआ भाई, 0 से लेकर 5 वाला पॉइंट 5 ही तो हुआ, 0 से लेकर 4 वाला पॉइंट 4 ही तो हुआ। तो कहने का मतलब है इसके बराबर का चाप अगर यहाँ काटेंगे, जिसने इस संख्या रेखा को डी पर काटा, तो वो डी √5 को दिखाएगा। तो इस प्रश्न का कंप्लीट आंसर हो गया है, इसको आप समझ लीजिए। ठीक है, तो हमने क्या लिखा है देखो, मैं अब फिर से समझाता हूँ। एक क्षैतिज रेखा x' से खींची जिसमें बिंदु ओ संख्या रेखा के बिंदु 0 को निरूपित करता है, ये ओ बिंदु 0 को निरूपित करता है। तो ओ से OX की दिशा में 1 इकाई और 2 इकाई दूरी लेकर क्रमशः बिंदु A, ठीक है, और बिंदु B 1 इकाई में, यहाँ से देखो मैंने यहाँ से यहाँ तक 1 ले रखा है, तो ये इसके बीच में 1 का मैंने ये डिस्टेंस में दिखा रखा है। ये यहाँ से लेकर 2 है, तो ये यहाँ से यहाँ तक 2 है। तो ए और बिंदु क्रमशः देखो 1 और 2 लिखा है, और यहाँ क्रमशः ए बिंदु ए और बी, इसका मतलब पहले नाम 1 का आ रहा है तो 1 की दूरी 1 है, बाद में नाम B का आ रहा है तो B की दूरी 2 है। ठीक है, हो गया। तो B पर एक लंब खींचा, लंब का मतलब वही होता है 90 डिग्री का कोण बनाया, लिखो, या 90 का, ये इसलिए आप 90 लिखने की जरूरत भी नहीं होती, ये अपने आप में सिग्नल है कि 90 का कोण बना है। ठीक है, तो B पर एक लंब खींचा और इसमें BC बराबर 1 इकाई काटा।
मैंने ये रचना में कक्षा 8 में तो क्वाड्रिलेटर की रचना में अच्छी तरह बताया है कि ऊपर कोई अगर यहाँ पॉइंट मिलता है तो या तो दो चाप के काटने से मिलता है या एक रे और आर्क से काटने से मिलता है। यहाँ पर पहले रे पहले बन गई, किरण बन गया, उसके बाद चाप काटेंगे तो उसमें 1 सेंटीमीटर काटना कौन सी बड़ी चीज़ है ना। तो वही एक सेंटीमीटर नहीं, एक इकाई है, तो हमारा इकाई 2 के बराबर है, तो 2 मेरा तो 4 के बराबर है, तो ये काट के हमने वो पॉइंट सी ले लिया। ठीक है, तो क्या लिखा हमने, बी पर एक लंब खींचा और इसमें बी सी बराबर 1 इकाई काट लिया। ठीक है, ओसी को मिला, काट लिया तो वही ओसी को मिलाएंगे भाई, ओसी को मिलाएंगे तो वही सीधी सी बात √5 हम पहले ऐसे समझ चुके हैं, लेकिन इसमें लिखने का तरीका क्या है, इसी तरीके से लिखेंगे आप, ओसी को मिलाया इसलिए ओसी बराबर √5 लिख देंगे। ब्रैकेट में हिंट क्या दिया, क्योंकि ओसी का स्क्वायर जो है अपने आप में 2 का स्क्वायर और 1 के स्क्वायर के योग के बराबर है, जो कि 5 हो गया तो वेल अंडरस्टूड है कि ओसी के स्क्वायर अगर 5 हो गया तो ओसी √5 के बराबर होगा। इतना डिटेल कक्षा 9 के विद्यार्थियों को इतना लिखने की जरूरत नहीं होती है कि एक एक चीज़ को दिखाएंगे। पाइथन के प्रमेय आप पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, मैं समझाता बहुत ज़्यादा हूँ, लेकिन सॉल्यूशन में उतना ही लिखना होता है जितना लिखना होता है, फालतू नहीं लिखना होता है सॉल्यूशन में। ठीक है, आंसर शुड बी शॉर्ट एंड प्रिसाइज। अब देखिए, अब ओ को केंद्र मानकर ओ सी त्रिज्या का एक चाप खींचा, वही बात मैंने कहा, ओ से लेकर सी की त्रिज्या है जो है उसको काटा, तो उसने ओ डी को ओ एक्स को डी पर काटा। ठीक है, डी पर काटा तो बिंदु डी संख्या रेखा √5 को निरूपित करता है। ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है। अब इसके बाद ये एक्सरसाइज खत्म हो जाती है, इसमें प्रश्न नहीं है, लेकिन मैंने आगे आपको एक वैसे एक्टिविटी के रूप में एक क्वेश्चन दिया है, वो एक्टिविटी करना है, लेकिन वो एक तरीका भी है। अब √5 तो आप 2 और 1 से निकाल लोगे, लेकिन हमारे पास कुछ और समस्याएं भी होती हैं, कभी √2, √3, √4 और √5 उस विधि से भी निकलता है, आप चाहें तो उस विधि से भी √5 निकाल लेंगे। तो उसके लिए पूरा एक हमारे पास एक तरीका होता है, और ये तरीका अगर आपको समझ में आ गया तो उसको समझने में बहुत आसानी होगी। कंप्लीट सॉल्यूशन तो इतना बड़ा है, देखिए √2 से लेकर इतना बड़ा सॉल्यूशन है ये नीचे ये। ठीक है, ये आपने किया, इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ तक सॉल्यूशन है, तो इसमें आप देखिए कैसे दिखाते हैं। तो इसमें सबसे पहले √2 होता है, तो ये अपने आप में एक उन क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी है, जब √2 को दिखाना है, √3 को दिखाना है। अब √5 तो आप यही दिखा लोगे, तो √2, 3, √2, √3, √4 कैसे दिखेंगे। तो उसके लिए क्या करना होता है, तो मैंने इसको एडिटर लिखा है, ठीक है, अपने ओर से, तो उसमें एक साथ, तो ये एक बनाया जाता है, उसमें एक ही साथ दिखते हैं। अब इसमें 2 बातें हैं, नहीं देखिए, अगर आपने केवल √2 दिखाना है, तो जैसे √2 दिखाना है तो √2 का सॉल्यूशन यहाँ तक हो गया, तो आपने यहाँ से शुरू करना है। चित्र ऐसा, उसका चित्र भी √2 तक ही होगा, √2 तक होगा। √2 को जहाँ पर आपने दिखा रखा है, यहाँ √2 को देखो, यहाँ वही नापा है, वही तरीका है, बस √2 के लिए 1 की जरूरत है। ठीक है, चलो इसको चित्र ही पहले समझा देते हैं, है ना। तो देखिए, अब यहाँ सबसे पहले √2 के लिए क्या करना है, वही तरीका है। देखो अब √5 तो 2 1 से बना, तो √2 किससे बना, √2 1 और 1 से बना, तो 1 का वर्ग 1, देखिए यहाँ पर हिंट है, 1 का वर्ग 1, 1 का वर्ग 1, तो 1 1 2 हो गया। जब यानी ओ बी का स्क्वायर, ये ओ से लेकर बी तक ओ बी का स्क्वायर तो 2 के बराबर, तो ये √2 के बराबर, यानी √2 तो 1 के बराबर, इसके √2 से हो गया, 1 1 के से √2 वाला मिल गया। अब ये जो कर्ण बन गया ना, उसमें तो हमने एक ही उसमें छोड़ दिया था, देखिए इसमें एक कर्ण, ये देखिए ये, तो अगर इसमें ये कर्ण जो बन गया, अब इस कर्ण पे लंब बनाते जाएंगे। क्या करना है, 90 का कोण बनाया, एक इकाई, एक सबसे पहले 1 से शुरू करा, और देखिए इसमें सब में 1 1 बनते जा रहे हैं। 90 का कोण बनाया, यानी 1 इकाई खींचा, यहाँ भी वही कर सकते हैं, मैंने 4 4 ले रखा है, मेरा 1 इकाई 4 के बराबर है, आप वही 3 ले लो, आप 2 ले लो, तो यानी ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर। तो जब लिखोगे इसको, फिर तो इसको √2 ले लोगे। सेंटीमीटर नापने की जरूरत नहीं, इसका कितना सेंटीमीटर है उससे मतलब नहीं, बस आपने इनको नापना है। ये √2 √3 वाले का कितना सेंटीमीटर आ रहा है वो नापने की जरूरत नहीं है। हालांकि वो नापेंगे उसके वैसी इकाई के अनुसार, तो वो बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा, लेकिन उसकी अभी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका क्या होगा, एक यहाँ जैसे वहाँ पर तो 2 से शुरू किया, 2 जब जहाँ पर 2 खत्म हो रहा था वहाँ पर लंबा खड़ा किया था, यहाँ पर जहाँ पर 1 खत्म हो रहा है वहाँ पर लंबा खड़ा किया, तो 1 और 1 से √2 बना, तो यानी नया कर्ण, एक कर्ण बन गया हमारा। अब इस कर्ण पर फिर लंबा खड़ा करा, उसमें 1 काट दिया, फिर नया लंबा मिल गया, नया कर्ण मिल गया, यानी यहाँ पर संपूर्ण त्रिभुज बन गया, ये देखिए। ठीक है, तो उस कर्ण में फिर एक नया लंबा खड़ा करा, 1 काट दिया, तो नया कर्ण मिल गया,
ठीक है, हर नए कर्ण में एक लंबा काटा, लंब बनाया, वही 90 का कोण बनाया, एक काट दिया, ये नया लंब बन गया। तब देखिए, देखो एक से तो √2 बना, ठीक है, ये √2 बन गया, सीधी बात। √2 वाले से अगले वाला √3 बन जाएगा। कैसे? देखो, जब एक का वर्ग ये हमने यहाँ दिखाया ना, एक का वर्ग और एक का वर्ग जोड़ के OB का वर्ग है, तो OB का वर्ग यानी 2 हो गया, तो OB √2 हो गया। अब यानी ये नया कर्ण समझ रहे हो गया। और नया कर्ण के लिए जो ये पहले वाले का जो कर्ण था, ये तो भुजा हो गई, ये 1 हो गया। तो यानी इसका वर्ग, जैसे यहाँ एक का वर्ग को जोड़ थे ना, वही अब इस √2 का वर्ग और 1 का वर्ग को जोड़ेंगे। इधर देखिए, ये OD का स्क्वायर बराबर √2 का वर्ग और 1 का वर्ग। देखो √2 का वर्ग 2, देखो ये इसलिए मैंने √2 का वर्ग अपने आप में 2, क्योंकि √ हट गया उसका। √2 का वर्ग 2 और 1 का वर्ग 1, तो 2 और 1 3। तो OD का वर्ग अगर 3 के बराबर है, तो OD अपना √3 के बराबर है। ये यहाँ से समझ लीजिए, चाहे ये इसका वर्ग 2 के बराबर है और इसका वर्ग 1 के बराबर है, तो 2 और 1 3। तो ये 2 वर्गों का योग करके जो आता है वो अकेले के वर्ग के बराबर होता है। तो वर्गों का योग करके 3 आया, तो इसका अपना अकेले का वर्ग 3 है, तो ये अपना √3 हो गया। ठीक है, ऐसी फिर इसका वर्ग और इसका वर्ग, भाई 1 का वर्ग तो हमेशा 1 ही रहता है, तो जैसे यहाँ पर 1 का वर्ग 1 ही रहा, 2 में 1 जोड़ा, ऐसे √3 का वर्ग 3 हुआ, 1 का वर्ग 1 हुआ, 3 में 1 जोड़ के 4, 3 में 1 हुआ 4 हुआ। तो ये अकेला इस अकेले का वर्ग 4 के बराबर है, तो ये अपना √4 के बराबर है। जैसे मैंने कहा √4 कह लो या 2 कह लो, लेकिन यहाँ पे एक क्रम दिखा रहा है ना, 1 √2 √3 √4, तो √4 ये हो गया। तो फिर इसमें लंबा खड़ा करा, तो √4 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1, तो 4 और 1 5, तो ये इसका कर्ण हो गया √5। ठीक है, यानी ये पहली बार जो कर्ण मिलता है उसमें 90 का कोण काटना, वही चांदे से बनाएंगे। चांदे से एक थोड़ा सा लंबा बना देंगे, यहाँ से 1 1.5 तक, थोड़ा सा देखा मैंने, थोड़ा सा इधर आगे, तो थोड़ा सा आगे छोड़ा है, इसका थोड़ा सा आगे छोड़ा है, थोड़ा आगे, तो ताकि उसमें 1 से कम ना हो। ठीक है, ठीक है, वो चांदे से बढ़ाया जाता है वो। ठीक है, तो बढ़ा जाने के बाद 1 1 कट गया, तो ये क्या बन गया, तो लंबा काटा, 1 1 काटा, तो यानी हर नया कर्ण समकोण त्रिभुज का कर्ण क्या दिखा रहा है, √2 √3 √4 √5। अब ये अभी तो ये तो लंबाई मिली, वो बिंदु तो जो हमको निरूपण दिखाना है, बिंदु तो यहाँ होंगे ना, वो जैसे संख्या रेखा पर 1 2 3 4 तो यहाँ होते हैं। तो जैसे वही हमने यहाँ पर काम किया था, जब हमें यहाँ पे √5 मिल गया था, ये O तो 0 ही है, तो ये √5 मिल गया, तो √5 के बाद चाप यहाँ खींचा, तो D को हमने लिख दिया, D को तीर करके दिखा दिया, √5 है। तो बिल्कुल यही काम यहाँ से भी करेंगे। तो जब हमने OB को, यही चीज़ हमने यहाँ लिखी भी है, पहले इसको समझ लीजिए, लिखा आराम समझ में आ जाएगा, बिल्कुल लिखना भी वैसे ही है। तो O को O से लेकर B को अगर मिलाया, तो ये √2 की लंबाई है, तो ये कट काटा, तो ये C पॉइंट क्या है, √2 है। देखिए, ठीक है, उसके बाद क्रम समझ गए कि आप √3 कैसे मिला, तो इसको मिलाया। और एक बात और, ये लिखने में जब आपने मैं तो बताते समय ऐसा मैंने पहले एक साथ बता दिया कि ये इस पर लंब खींचा, इस पर लंब खींचा, इस पर लिखा, लेकिन सही मायने में तो पहले आप पॉइंट को अंकित कर लोगे ना। जब आप जैसे आपने OB पॉइंट मिल गया, तो OB पॉइंट मिलने जैसे मतलब आप 1 और 1 के बाद आपने इसको मिला दिया। क्रम क्या है, 1 और 1 के बाद आपको इसको मिला दिया आपने, ये ऊपर का काटने के बाद इसको मिला दिया, तो √2 मिल गया। तो √2 मिल गया, तो पहले √2 को नाप लोगे ना, कि मतलब याली प्रोसेस को तो बाद में करोगे, वो तो मैंने कह दिया कि इस पर लंब फिर इसके बाद लंब। तो जब इसको मिलाने के बाद यहाँ काट लोगे, मतलब ऐसा नहीं कि एक साथ पहले खींचो फिर बाद में काटोगे। ठीक है, इसीलिए देखो क्रम से O के बाद जब आपने B को मिला दिया और √2 का जो चाप काटा, तो B के बाद C यहाँ है। ठीक है, यानी पहले पॉइंट √2 अंकित हो गया। वो इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर आपका उत्तर √2 तक ही है, केवल √2 को निकालिए, तो यहाँ पर आपका उत्तर खत्म हो जाएगा। जिसने OX को C पर काटा, लिखा ना नीचे, तो OX को C पर काटा। अब मैंने इसको अंडरलाइन कर रखा है, बिंदु C संख्या रेखा पर √2 को निरूपित करता है। यहीं पर आपका आंसर हो जाएगा, बाकी का आपको आंसर देने की जरूरत नहीं है, ये पूरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि जब केवल √2 का होगा। हाँ, अगर √3 वाले का होगा तो √3 में यहाँ से लेकर यहाँ तक तो होगा ही, √2 का तो उत्तर यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा, √3 का उत्तर यहाँ से यहाँ तक तो होगा ही। इससे आगे कहाँ पर चल रहा है ये, इसके बाद यहाँ पर √3 खत्म हो जा रहा है। ये जब मतलब चाप मिल गया, तो OX को E पर काटा, तो E संख्या रेखा पर √3 को दिखाता है। तो जैसे जब ये OD वाला मिल गया √3, तो इसके बाद E काट दिया, यानी अगली इधर की प्रोसेस फिर शुरू हो रही है। पहले जैसे वो पॉइंट मिल रहा है, तो उसको यहाँ काट दे रहे हैं। ठीक है, तो यानी ऐसा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि तब जाके ताकि उससे हमें पता लग जाए कि √3 का उत्तर, तो अगर हमें √4 √5 का नहीं निकालना है, तो √3 का उत्तर यहाँ पर खत्म हो जाएगा। यानी एक प्रश्न के अंदर बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर छिपा हुआ है। ठीक है, इसीलिए एक साथ लंबा दिया है।
ठीक है। और उसके बाद फिर अंडरूट 4 के लिए दिखाना है, तो यानी अंडरूट 4 तक जाने का रास्ता अंडरूट 3 और अंडरूट 2 से होकर भी जाएगा, अंडरूट 3 तक जाने का रास्ता अंडरूट 2 से जाएगा, अंडरूट 2 ही आ गया, सरल आ गया तो यह, लेकिन आपको सीखना सारा ही है, ठीक है। तो आप ऐसा समझ रहे होंगे। इसी तरीके से अंडरूट 5 भी दिखा सकते हैं, तो यानी इस तरीके से अगर अंडरूट 5 दिखाना होगा तो यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक का सोल्यूशन होगा, और ये भी पूरा बनेगा। तो यहाँ जाके पूरा आई पॉइंट, यानी ओ से लेकर, देखिए आप ए से शुरू करा था, पूरा आई पॉइंट में अंडरूट 5 बन रहा है, ABCDEFGH, यानी ठीक है। तो ऐसे ये लंबी प्रोसेस है, ठीक है। तो अब मैं इसको थोड़ा सा, मैंने इसमें क्या लिखा है देखो, इसको समझा देता हूँ। यहाँ देखिए, संख्या रेखा पर अंडरूट 2, अंडरूट 3, अंडरूट 4, अंडरूट 5, अंडरूट 5, एक क्षैतिज रेखा x'(OX) से खींची, x'(OX) से खींची, जिसमें बिंदु O संख्या रेखा के बिंदु O को निरूपित करता है, सॉरी 0 को निरूपित करता है। ये O है, O और 0 लिखना आना चाहिए। O गोल है, 0 लंबा होता है, 0 को निरूपित करता है, ठीक है। O से OX की दिशा में 1 इकाई दूरी पर A अंकित किया, ठीक है। वही लिखा, A पर लंबे खींचा और इसमें A भी 1 इकाई काट लिया, बिल्कुल वही शैली में जैसे ऊपर लिखा है मैंने, काट लिया ताकि कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। AB बराबर 1 इकाई काट लिया, 1 इकाई दूरी पर अंकित किया बिंदु, उस पर लंब काटा, लंब खींचा, 1 इकाई काट लिया, उसको मिलाया, यही तो कर रहे हैं, OB को मिलाया, और OB को मिलाया तो सीधे उसके बाद लिख दे रहे हैं OB बराबर अंडरूट 2। क्यों ब्रैकेट में हिंट दे रहे हैं? क्योंकि इस OB का स्क्वायर इसके वर्ग के बराबर है। पाइथागोरस प्रमेय है वगैरह वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सब स्टूडेंट समझ चुके हैं। समकोण त्रिभुज जहां पर होगा वो पाइथागोरस प्रमेय होगा, ठीक है। इतना हिंट पर्याप्त है। OB स्क्वायर, ठीक है, बराबर 1 स्क्वायर धन 1 स्क्वायर, ठीक है। तो क्लियर हो गया। अब OB की लंबाई मिल गई, अंडरूट 2 वाले की लंबाई मिल गई, नहीं तो हम स्केल, अगर ये काम क्यों कितना महत्वपूर्ण है समझिए। अगर मुझे अंडरूट 2 को संख्या रेखा पर दिखाना होता, अंडरूट 2 की लंबाई के बराबर चाप तो मेरे को है नहीं, स्केल, कोई स्केल है हमारे पास ऐसा जो अंडरूट 2 की लंबाई स्केल को दिखाता है? स्केल में तो 1 2 3 आता है, तो इसलिए ये काम किया जाता है, ठीक है। तो अब अंडरूट 2 की लंबाई जब मिल गई तो अंडरूट 2 के बराबर चाप खींचना क्या आसान है, क्या टफ है? हाँ, लेकिन इस काम के बाद ये काम आया तो इसलिए B के बाद C पॉइंट यहाँ है, तो यहाँ C पॉइंट पूरा हो गया तो अगली प्रोसेस तब आ रही है, देखो तो ये D, तो इसलिए देखो फिर ये D वाला काम हुआ, तो ये D वाला काम हुआ, तो फिर O से D मिला, O से अगर D मिला तो D के बराबर तब यहाँ E आया, ठीक हो गया, यानी ये पॉइंट पे अंकित हो गया। अब जब E पॉइंट अंकित हो गया तब D पर ऊपर को खींचा, है ना, वो पॉइंट तब F मिला, O से F को मिलाया तो उसका पॉइंट यहाँ G आया, ठीक है। तो फिर ये G आया, तो ये G वाला पॉइंट मिल गया। तो अब लास्ट कहाँ F मिला था, तो F पर 90 का कोण बनाया और 1 काटा तो H पॉइंट मिला, O से लेकर H को मिलाया तो H के बराबर का चाप जब काटा तब यहाँ I पॉइंट मिला। देख रहे हैं, 2 छोड़ के आ रहे हैं यहाँ, BDFH, यहाँ भी 2 छोड़ के आ रहे हैं, यहाँ भी ACEGI, ठीक है, अल्टरनेट, एक छोड़ के ACE, ये तरीका होता है, ठीक है। क्योंकि उसका पहले वहाँ एक का काम यहाँ पूरा कर रहे हैं, फिर वहाँ को आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये तरीका समझ लीजिए। तो यहाँ तक का सोल्यूशन किसका हो गया। अब जब हमारे पास OB बराबर अंडरूट 2 हो गया तो O को केंद्र मानकर OB त्रिज्या का एक चाप खींचा जिसने OX को C पर काटा। ये OX पूरे है ना, OX से कह लो या X'(OX) से भी कह सकते हैं, लेकिन O से चाप खींच रहे तो OX ही बोल दिया। OX को C पर काटा, ये C पर काटा, बिंदु C संख्या रेखा पर अंडरूट 2 को निरूपित करता है। जहां जहां पर उत्तर पूरा हो रहा है वाला अंडरलाइन कर रखा है। अब अगली प्रोसेस के लिए अंडरूट 3 के लिए, फिर अंडरूट 3 के लिए ये भी शुरू होगा। अब यहाँ C पूरा हो गया है और वहाँ B तक गया था ना, तो B के बराबर, तो B वहाँ तक, उसके बाद ये तो आपको अभी एक साथ बन रहा है, बनाएंगे तो क्रम से बनेगा, पहले इतना ही बना रहेगा फिर इतना बनेगा। तो B पर आपने लंब खींचा और इसमें BD बराबर, B पर आप लंब खींचा और उसमें BD बराबर 1 इकाई, ये लिखा ऊपर, काट लिया और OD को मिलाया, ठीक है। ये OD को 1 इकाई काट है, भाई वही तो है, लंब खींचना है, 1 इकाई काटना है, फिर मिला लेना है। ये OD को मिलाया, OD को मिलाया तो OD बराबर वही अंडरूट 3, ये बार बार वही लिख दिया हमने, OD बराबर वही अंडरूट 3। क्यों? क्योंकि हिंट दे दिया अंडरूट 2 का वर्ग 1 का वर्ग, ये ठीक है, अंडरूट 2 का वर्ग 1 का वर्ग। अब O को केंद्र मानकर वो OD त्रिज्या का, ये फिर O को केंद्र मानकर OD त्रिज्या का चाप खींचेंगे, वहाँ E पर आ जाएगा, तो E वाले को E के आगे से जब E को जहाँ पर काटा, ये है ना, O से लेकर D का ये ऐसे काटा, मतलब चाप का मतलब नाप लिया इसको, फिर ऐसे करके देखा तो उसने कहाँ पर चिन्ह लगा दिया, कहाँ पर काट रहा हो, थोड़ा सा निशान। चाप क्या होता है, एक वृत्त का तो भाग होता है, अगर इसके बराबर लेकर हम पूरा वृत्त खींचे पूरा गोल वृत्त बन जाता। तो इस पॉइंट पर तीर लगा के अंडरूट ये 3 लगाओ, यहाँ पर भी लिख सकते हैं, कोई जोड़ी नहीं है, ठीक है, अंडरूट ये हो गया। तो यही प्रोसेस आपकी चल गई, तो हमने लिख दिया बिंदु, जैसे तीर लगा के हमने अंडरूट 3 लिख दिया, तो लिख दिया बिंदु ही संख्या रेखा पर अंडरूट 3 को निरूपित करता है। इसी प्रकार D पर लंब खींचा और इसमें DF 1 इकाई काट लिया, ये
डी पर लंब खींचा, एक इकाई काट लिया, तो एक इकाई काटने के बाद मिलाएंगे तो 1/4 हुआ, वही हमने लिखा है। ठीक है, ओ एफ को मिलाया, ओ बराबर 1/4, तो उसको फिर ओ एफ के बराबर त्रिज्या का चाप खींचेंगे तो वो जी पर काटेगा वहाँ, ये तो ओ एफ के बराबर जी को काटेगा, जी पॉइंट 1/4 हो गया। अब फिर वही ओ जी पर फिर वही आपका 1/4 हो गया, तो ये प्रोसेस पूरी हो गई। तो वहाँ हम कहाँ तक गए थे, एफ तक गए थे ना, एफ तक गए थे, तो एफ पर फिर वहाँ लंब खींचेंगे। ठीक है, वही ये यहाँ तक जी अंडरूट तार का अंतर्यात हो गया। अब एफ पर लंब खींचा और इसमें एफ एच बराबर एक इकाई काट लिया और ओ एच को मिलाया। ये एफ पर एक लंब खींचा है, यहाँ पर इस पॉइंट पर लंब खींचा है, एक इकाई काट लिया, तो ये आपका √5 का, क्यों 4 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1, तो 4 1 5 का √5 हो गया। तो हमने लिख दिया, तो ओ एच बराबर √5, ये लास्ट वाला √5 हो गया। ठीक है, अब ओ को केंद्र मानकर ओ एस त्रिज्या का, ये ओ को केंद्र मानकर ओ एस त्रिज्या का चाप यहाँ खींचेंगे तो लास्ट में यहाँ आई पर गया। ठीक है, तो वो आई हमने क्या दिखा दिया, √5। अब ओ को केंद्र मानकर ओ एस त्रिज्या का चाप खींचा जिसने ओ एक्स को आई पर काटा, बिंदु आई संख्या रेखा पर √5 को निरूपित करता है। यही आपके कोर्स में इतना काफी है, लेकिन अगर आप √6 √7 तक निकाल सकते हो, √6 इसके बाद भी जा सकते हो, और √6 7 के लिए तो मैं आपको बताऊं, जैसे यहाँ तरीका है, √5 तो आपको यहाँ सीधे भी मिल जा रहा है। √5 अगर केवल √5 आता तो आपको ये तरीका करना ही नहीं है, आप केवल इतने से कर सकते हो, है ना। जब हमको यहाँ से कहीं पर हमको यहाँ इस रेखा से हमको यहाँ जाना है, तो हम ऐसे जाने के बजाय ऐसे को जाएंगे, है ना। तो √6 जैसे दिखाना है तो √5 तो यही 2 और 1 से 1। अब देखो इसकी तुलना में ये कितना आसान लग रहा है आपको, है ना, ये बहुत आसान लग रहा है कि इस टर्म में तो 2 इकाई 1 इकाई 2 और 1 से 5, तो √6 इसी में बन सकता है भाई। हमने इसी में आपका 1 इकाई हमारा ये है, तो अब इसी पर कर्ण पर लंबा खड़ा कर देंगे, 1 काट देंगे तो √6, उसमें काट देंगे √7, यानी √60 के लिए यहाँ से भी जा सकते हैं √5 के बाद, जब √5 के ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि वही तो है कर्ण पर लंबा खड़ा करो। तो ये मैंने आज पूरी प्रोसेस समझा दी है। ठीक है बच्चों, और इसमें ये कुछ नहीं था, ये थोड़ा रफ वर्क था, समझाने के लिए मैंने यहाँ पर डाल लिखा था। ये आपका वही है, जैसे परिमेय और अपरिमेय संख्या क्या होती हैं, वास्तविक में होती हैं, तो इसलिए हर परिमेय और अपरिमेय वास्तविक भी होगी, क्योंकि वास्तविक में भी उसकी गणना होगी। ठीक है, लेकिन हर वास्तविक अपरिमेय या हर वास्तविक को अगर परिमेय है कहेंगे वो भी गलत होगा, अपरिमेय होगा वो भी गलत होगा, क्योंकि परिमेय कहने में अपरिमेय छूट जाएंगे, अपरिमेय कहने में परिमेय छूट जाएंगी। मतलब हर सारी वास्तविक संख्याएं परिमेय है कहना नहीं कह सकते हैं, उसके लिए थोड़ा सा हिंट थे। क्वेश्चन का सोल्यूशन आपका हमेशा की तरह इतना ही होता है। ठीक है, आज आपके लिए होमवर्क कुछ नहीं है, आज थोड़ा सा लंबा हो गया है, इसे अच्छी तरह समझ लीजिए। ठीक है, अच्छी तरह नेक्स्ट चीज़ें तभी समझ में आएंगी जब आज का आज ही पढ़ लेंगे, रोज़ का रेगुलर पढ़िए इसको। ठीक है, तो इसमें कोई और विशेष होमवर्क नहीं है आज। ठीक है, अच्छे से पढ़ लीजिए, और इसके साथ ही ये वीडियो समाप्त होती है।